हेलो स्टूडेंट्स, रेजोनेंस फिनिश करने के बाद एरोमेटिसिटी स्टार्ट करते हैं। और एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होंगे? ये साइक्लिक होंगे एंड अनसैचुरेटेड। जैसे हम सबको एरोमेटिक का एक एग्जांपल बहुत कॉमनली याद रहता है। ये एक इमेजिनरी हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर है बेंजीन का। इट इज साइक्लिक एंड इट इज अनसैचुरेटेड, बट इट इज वेरी वेरी स्टेबल। ये थर्मोडाइनमिकली बहुत स्टेबल होता है। इसका एक और इमेजिनरी स्ट्रक्चर हम ड्रॉ करते हैं, दैट इज लाइक दिस। फिर इसका एक रियल स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं जो सारी प्रॉपर्टी को कैरी करता है। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स या कैनोनिकल फॉर्म्स आर हाइपोथेटिकल, बट रेजोनेंस हाइब्रिड आर रियल। अब यहां पे हम कह सकते हैं कि ये मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर है। तो एरोमेटिक कंपाउंड्स वेरी स्टेबल होते हैं। तो मैं आपको बोलूंगा कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी, कार्बेनाइन की स्टेबिलिटी, कोई भी स्टेबिलिटी का क्वेश्चन हो उसमें एरोमेटिसिटी टॉप पे आई। तो मैंने अभी तक स्टेबिलिटी पे बेस्ड जो भी बातें बताई उसमें अगर कोई कंपाउंड एरोमेटिक है तो वो सबसे ऊपर आएगा। लेकिन कभी कभी अगर कुछ जगह पे डेटा की जरूरत पड़ जाती है, लेट से 2-3 एरोमेटिक कंपाउंड है तो ओके, बट ये है कि 90% केस इस तरीके से सॉल्व हो जाते हैं, कंपाउंड इज एरोमेटिक। नाउ लेट्स लर्न कंडीशन ऑफ एरोमेटिसिटी। अब एरोमेटिसिटी की कंडीशन समझते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस एग्जांपल। फर्स्ट थिंग, कंपाउंड क्या होना चाहिए? साइक्लिक एंड प्लेनर। साइक्लिक एंड प्लेनर का मतलब वैसे तो 95%, 90 to 95% sp2 हाइब्रिडाइज, क्योंकि ट्रायंगल कभी भी नॉन प्लेनर नहीं होता। तो sp2 हाइब्रिडाइज ट्रायंगल प्लेनर 120 डिग्री एंगल। तो हाइब्रिडाइजेशन sp2 या sp चेक करनी है। अगर सभी एलिमेंट sp2 या sp हैं और साइक्लिक है तो पहला रूल फॉलो हो जाता है। सेकेंड रूल है कॉन्जुगेटेड। रिंग में कंप्लीट कॉन्जुगेशन होना चाहिए। मींस जो इलेक्ट्रॉन है उसका डीलोकलाइजेशन रिंग में कंप्लीट होना चाहिए। अगर रिंग में कंप्लीट डीलोकलाइजेशन है तो हम बोलेंगे यस, कंपाउंड इज एरोमेटिक। देन थर्ड पॉइंट इज हकल रूल। फिर हकल ने क्या किया? एक जनरल टर्म दी एपी की, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, कि किसी भी कंपाउंड में 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए जहां पे n का वैल्यू है 0, 1, 2, 3। अब आप देखिए n का वैल्यू 0 रखिए, 4 × 0 + 2, तो नंबर क्या आया? तो यू कैन से पाई इलेक्ट्रॉन्स आए हमारे पास, इट कम्स आउट टू बी 2। n का वैल्यू अगर 1 रख देते हैं इट कम्स आउट टू बी 6, 10, 14। अगर ये नंबर कहीं भी दिख रहा है तो यू कैन से कंपाउंड एरोमेटिक। बट ऐसा नहीं है कि तीनों में से एक भी रूल फॉलो हो रहा है तो वो एरोमेटिक है। तीनों रूल फॉलो होने चाहिए। एक भी फॉलो नहीं होगा तो हम कंपाउंड को नॉन एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक कर देंगे, डिपेंडिंग की कैसी कंडीशंस है जो हम आगे देखने वाले हैं। ठीक है, तो दीज आर द कंडीशंस। ये हमारी कंडीशंस है एरोमेटिसिटी की, राइट? तो दिस इज द कंडीशंस रिक्वायर्ड टू शो एरोमेटिक नेचर। और क्योंकि हकल ने ये रूल दिया था तो वी कैन कॉल इट एज हकल नंबर। इसको हम हकल नंबर भी कह सकते हैं। ठीक है, तो सिंपल है, ज्यादा इसमें देखना नहीं है हमें, बाकी एग्जांपल से धीरे धीरे हम समझेंगे चीजों को। नेक्स्ट इज एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। अगर हम बात करें एरोमेटिक मोस्ट स्टेबल है तो एंटी एरोमेटिक लीस्ट स्टेबल है। मतलब ये रूम टेम्परेचर पे एग्जिस्ट ही नहीं करते। हाँ, साइक्लिक होते हैं। तो दीज आर अनस्टेबल कंपाउंड, डू नॉट एग्जिस्ट एट रूम टेम्परेचर। बट अब इनकी कंडीशंस भी जो है वो थोड़ी बहुत, अगर हम बात करें, एरोमेटिसिटी से पहली दो कंडीशन मैच करती है। फर्स्ट टू कंडीशंस क्या है? पहली कंडीशन कि ये क्या होना चाहिए? साइक्लिक एंड प्लेनर। तो प्लेनैरिटी कैसे चेक करते हैं हम? sp या sp2। सेकेंड कैसे पता चलेगा? कंप्लीट कॉन्जुगेशन इन द रिंग। ठीक है, कॉन्जुगेशन होना चाहिए। देन थर्ड कैसे पता चलेगा? तो थर्ड हमें पता चलता है बाय यू कैन से 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स, यानी 4 के टेबल में जो आता है 4, 8, 12, 4, 8, 12, 16, 20 पाई इलेक्ट्रॉन्स अगर हैं तो वो क्या है? कंपाउंड एंटी एरोमेटिक है। ओके, अब इसको अगर हम बात करें, अच्छा थोड़ी सी बात एरोमेटिसिटी के बारे में और कर सकते हैं। एरोमा, एरोमा वर्ड होता है फ्रेग्रेंस। तो देखो हम सब फ्रेग्रेंस के लिए घर में धूप बत्ती वगैरह का इस्तेमाल करते हैं।
तो वो धूप बत्ती जो होती है वो किस जलती है तो बहुत ज्यादा धुआं भी प्रोड्यूस करती है। तो जो एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं उनकी कुछ कुछ प्रॉपर्टीज भी होती है कि दे हैव एरोमा, उनकी एक पर्टिकुलर फ्रेग्रेंस होगी, प्लस दे बर्न विद सूटी फ्लेम, बहुत जब ये बर्न होते हैं तो बहुत ज्यादा धुआं भी प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक स्मेल की वजह से ही इनका नाम एरोमेटिक वर्ड पड़ा है। अब उसी को फिर यहाँ पे हमने डिफाइन किया एंटी एरोमेटिक में। तो एंटी एरोमेटिक का एक एग्जांपल ले लिया जाता है। तो एंटी एरोमेटिक का एग्जांपल है ये साइक्लोब्यूटाडाइईन। तो यहाँ पे देखिए जो कार्बन है ये भी sp2 है, ये भी sp2 है, ये भी sp2 है और ये भी sp2। उसके बाद अगर हम बात करें तो वी कैन से यस 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स एंड साइक्लिक भी है। तो दिस मेक्स दिस कंपाउंड एंटी एरोमेटिक। इसकी वजह से कंपाउंड क्या हो जाता है एंटी एरोमेटिक। और एंटी एरोमेटिक इतने अनस्टेबल है कि मिलेंगे ही बहुत कम। ज्यादातर आपको दो ही कंपाउंड मिलेंगे, एरोमेटिक या नॉन एरोमेटिक। और एंटी एरोमेटिक अगर हम बात बताएं तो 6 मेंबर रिंग के बाद 6 या टू बी वेरी प्रिसाइज 7, जनरली 7 के बाद एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स का मिलना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, उसके ज्यादातर कंपाउंड नॉन एरोमेटिक ही होते हैं। वो डिफरेंट कंडीशंस हैं कि अगर वो प्लेनर रह पाए, अगर 6-7 मेंबर के बाद रिंग प्लेनर रह पाती है तो वो एरोमेटिक होगी या नॉन एरोमेटिक होगी, नहीं तो एंटी एरोमेटिक के चांसेस तो ना के बराबर हो जाते हैं। ठीक है, तो ये एंटी एरोमेटिक की कंडीशंस थी, बस इसी से हम चीजें आइडेंटिफाई करेंगे। देन नेक्स्ट नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स। तो नॉन एरोमेटिक कंपाउंड के लिए तो मैं सिंपली एक वर्ड लिख देता हूं एलिफेटिक कंपाउंड्स। अब क्या होता है ना, नॉन एरोमेटिक इज अ टफ वर्ड, तो मैं बोलता हूं कि कभी कभी उसके सिनोनिम्स याद कर लिए जाएं। ठीक है, तो जैसे नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स को एलिफेटिक कंपाउंड्स भी बोलते हैं, मतलब जो ना तो एरोमेटिक है ना एंटी एरोमेटिक है, वो क्या होगा नॉन एरोमेटिक। तो क्वेश्चन आता है क्या ये ओपन चेन हो सकते हैं, तो यस दे कैन बी ओपन चेन। ठीक है, अब कुछ कुछ पॉइंट्स हैं जो हमारे माइंड में क्लियर होना चाहिए। तो नॉन एरोमेटिक तो हमारे लिए बहुत ही आसान हो गया बताना, ओपन चेन होंगे, नॉन प्लेनर होंगे, यानी अगर एक भी sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन दिख गया तो तुरंत समझ जाना। या अगर रिंग में नॉट कंप्लीट डीलोकलाइजेशन है, रिंग में अगर कंप्लीट डीलोकलाइजेशन रिंग में नहीं है तो भी वो कंपाउंड क्या होगा, यू कैन से दैट कंपाउंड इज नॉन एरोमेटिक। ठीक है, अब कुछ कुछ पॉइंट्स जो हमें याद रखने। ठीक है, फर्स्ट हमें याद रखना है सबसे ज्यादा स्टेबल कंपाउंड हमारे पास होगा एरोमेटिक। उसके बाद नेक्स्ट स्टेबल कंपाउंड है नॉन एरोमेटिक एंड एंटी एरोमेटिक कंपाउंड इज लीस्ट स्टेबल। और जो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है वो लीस्ट स्टेबल होता है। सेकेंड थिंग याद रखनी है, अगर एक एरोमेटिक कंपाउंड है और उसको कंपेयर करना है ओपन रिंग से, कि अगर ओपन में भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं तो दिस इज मोर स्टेबल। एरोमेटिक हमेशा स्टेबल होगा, लेकिन एक एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है उसको कंपेयर करना है किसी ओपन चेन से तो आप बोलोगे दिस इज मोर स्टेबल। मतलब एंटी एरोमेटिक इतना अनस्टेबल होता है, ऐसे ही समझ लो कि रूम टेम्परेचर पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, तो एंटी एरोमेटिक और ओपन चेन को इस तरीके से हम कंपेयर कर सकते हैं। और अब मैं कहूंगा इस प्रॉपर्टी को आप रेजोनेंस में भी इनकॉर्पोरेट कर लो। कैसे, यहां पे रेजोनेंस की स्टेबिलिटी में हम ये पॉइंट ऐड कर देंगे कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैविंग 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स आर मोस्ट स्टेबल। ऐसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स जिनमें 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, हाँ ऑब्वियसली ऐसे साइक्लिक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बोलना पड़ेगा। सेम वे ऐसे साइक्लिक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स जिसमें 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स हो, क्योंकि कई बार देखते हैं रेजोनेंस है तो स्टेबल होना चाहिए, नहीं यहाँ रेजोनेंस, वैसे रेजोनेंस का इंपैक्ट थोड़ा कम है बट उस उतनी डिटेल थ्योरी में नहीं जाते, इसीलिए क्या कहते हैं जो इसका स्ट्रक्चर है आपने देखा होगा तो ज्यादातर थोड़ा सा स्क्वायर की बजाय ट्रायंगल सा बनता है। ठीक है, बट ठीक है अभी इतना डिटेल में जाने का मतलब डिटेल इन द सेंस कि उस इंफॉर्मेशन का एडवांटेज नहीं,
बस ये मान लो इसमें रेजोनेंस थोड़ा सा कम होता है। तो साइक्लिक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैविंग 4n pi इलेक्ट्रॉन्स आर लीस्ट स्टेबल। ठीक है, तो देखिए इसीलिए मैं बोलता हूं कि ऑर्गेनिक में किसी एक टीचर को ही पूरा फॉलो करो, क्योंकि देखो सबका स्टाइल अलग है। अब मैंने ये सारा डिस्कशन वहां नहीं किया, वाई? बिकॉज बहुत सारे कॉन्सेप्ट एक जगह कई बार कंफ्यूज कर देते हैं। तो अभी हमने एक सिंपली एक कॉन्सेप्ट डेवलप किया। अब उसमें मेरे को अपने लिए एक ये ऐड करना बड़ा आसान है कि एरोमेटिक को सबसे ऊपर रख दो, लेकिन वहीं पे सब कुछ पढ़ना मेरे लिए बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है। नाउ नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स का डिस्कशन हो गया, एरोमेटिक का डिस्कशन हो गया, एंटी एरोमेटिक। तो इसको और बेटर अंडरस्टैंड करते हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स। तो ये एग्जांपल्स हैं, मैं बोलूंगा कि आप स्क्रीन रोको, पहले खुद से अटेम्प्ट कर लो एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक, फिर मेरे साथ चेक करो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सभी साइक्लिक हैं, तो पहला रूल तो चेक नहीं करना, बस दूसरा तीसरा चेक करना। इट इज साइक्लिक एंड हैज 2 pi इलेक्ट्रॉन्स, और सभी कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं। तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स। तो दिस इज एरोमेटिक, ये कंपाउंड क्या हो गया? एरोमेटिक हो गया। यहां देखिए नेगेटिव मतलब लोन पेयर, और 2 इलेक्ट्रॉन यहां है, और ये जब रेजोनेंस में जाएगा तो पाई बॉन्ड ही बनाएगा। तो इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा वो थोड़ा इस तरीके का हो जाएगा। तो इसलिए इसे भी पाई इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं, जो क्योंकि जो व्हाट इज रेजोनेंस, पी ऑर्बिटल का दूसरे पी ऑर्बिटल से इंटरेक्शन वाया पाई बॉन्ड, साइडवेज ओवरलैप, तो इसलिए इस इलेक्ट्रॉन को पाई काउंट किया। साइक्लिक है, सभी sp2 है और 4 pi इलेक्ट्रॉन्स है। एज इट हैज 4 pi इलेक्ट्रॉन्स, तो वी कैन से इट इज एंटी एरोमेटिक। क्या हो गया ये? एंटी एरोमेटिक। नॉन एरोमेटिक आइडेंटिफाई करना बड़ा आसान है। मैंने जैसे ही देखा कि ये जो हाइड्रोजन है ये sp3 है, तुरंत मैंने इसको लिख दिया इट इज नॉन एरोमेटिक। सेम वे यहां पे 2 pi इलेक्ट्रॉन है एंड यस रेजोनेंस की पॉसिबिलिटी पूरे रिंग में है, तो इट इज एरोमेटिक। एंड यस सभी क्या है? sp2, चारों के चारों कार्बन sp2 है, तो सारे फैक्टर्स फेवर हो रहे। फिफ्थ, ऑब्वियसली एक बार ये बनाएगा जाएगा रेजोनेंस में, फिर एक बार ये जाएगा, तो रिंग में डीलोकलाइजेशन भी पूरा हो रहा है। 6 pi इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये वी कैन से यस इट इज एरोमेटिक। यहां पर अगर हम देखें तो तुरंत हमें दिख गया कि दिस कार्बन इज sp3, तो हमने लिख दिया दिस इज नॉन एरोमेटिक। सेवेंथ, इट हैज 4 pi इलेक्ट्रॉन्स, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, हमने लिख दिया इट इज एंटी एरोमेटिक। ठीक है, क्योंकि 6 या 10 होना चाहिए। इधर देखें तो इट हैज 6 pi इलेक्ट्रॉन्स, तो यस हमने लिख दिया इट इज एरोमेटिक। नाइन्थ में अगर हम देखें तो 2 4 then 6 एंड यस ये पूरे रिंग में डीलोकलाइजेशन भी होगा, कि जैसे ये इधर ट्रांसफर हुआ, ये इधर ट्रांसफर हो गया, तो क्या बन गया? ये तो बेंजीन बन गई। ठीक है, और बेंजीन को तो हम बचपन से पहचानते हैं। तो यस दिस कंपाउंड इज एरोमेटिक। ये कंपाउंड क्या हो गया? एरोमेटिक। यानी कि आपको कॉन्जुगेशन करके देखना है कई बार, उससे भी क्लैरिटी। इसीलिए मैं ऑर्गेनिक में बोलता हूं कुछ भी हो, जैसे आपने अभी ये क्वेश्चन भी ट्राई किए, तो हल्का सा एक एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करके जरूर देखो। मिनिमम 1 रेजोनेंस स्ट्रक्चर सभी में ड्रॉ करके देखो, अपने आप क्लैरिटी आने लगेगी। 10th, अब 10th में मैंने देखा कि दिस कार्बन इज sp3, जैसे ही चेक किया दिस इज sp3, तो इसको बोल दिया इट इज नॉन एरोमेटिक। 11th, यहां हमने देखा 2 4 6 एंड sp2 है सारे, तो वी कैन कॉल इट एज एरोमेटिक। 12th में अगर हम देखें 2 4 6, तो 6 pi इलेक्ट्रॉन्स हैं, यस पूरे रिंग में घूम भी सकते हैं, तो वी कैन इजिली से कि ये क्या हो सकते हैं? दिस इज एरोमेटिक। ओके, नाउ अब फिर आपको स्क्रीन रोकनी है, एक बार सारा ट्राई करना है और फिर अब वेरीफाई करते हैं। तो यहां देखिए 2 4 6 नेगेटिव मतलब पाई कॉन्जुगेशन है, तो इट हैज 10 pi इलेक्ट्रॉन्स, तो जैसे ही लिख दिया ये 10 pi इलेक्ट्रॉन्स है, तो वी कैन से यस इट इज एरोमेटिक। क्या है ये? एरोमेटिक है। यहां पे देखें तो यस ये भी रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा, तो रेजोनेंस तो पूरा है ही, तो हम बोलेंगे इट इज ऑल्सो एरोमेटिक, इट हैज 6 pi इलेक्ट्रॉन्स। यहां पे
यहां पे डाउट आता है कि ये इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस में जाएगा या नहीं। तो इसके लिए मैं बोलता हूं ऑर्बिटल डायग्राम की अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है। अगर आपको ऑर्बिटल डायग्राम की अंडरस्टैंडिंग है तो आप इस चीज को इजीली समझ पाएंगे। तो देखो इसको समझो कि नाइट्रोजन का ये स्ट्रक्चर है और इसके पास पाई बॉन्ड बना है। तो मैंने इसको घुमा देता हूं तब आपके लिए थोड़ा इजी होगा समझना। इसको थोड़ा ऐसे कर देता हूं, ठीक है, तो आप इसको थोड़ा समझ पाएंगे। तो अब देखिए ये वाला स्ट्रक्चर, ठीक है। अब आप देखिए ये ऑर्बिटल और ये ऑर्बिटल अलग अलग कलर से बना देता हूं। फिर उसके बाद ये ऑर्बिटल और ये ऑर्बिटल, फिर उसका स्काई ब्लू कलर उठा लिया जाए, ये और ये। देखो ऑर्बिटल डायग्राम को समझने में डरना नहीं, अरे क्या बन रहा है समझ नहीं आ रहा है, ऐसा सोचोगे तो समझ नहीं आएगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, और बहुत आसान है समझना। देखो ये आपस में यहां इंटरेक्शन है, ठीक है, ऐसे ही ये ग्रीन ग्रीन आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं। और ये अब ये जो नाइट्रोजन है इसका जो लोन पेयर है ये क्लियरली दिख रहा है ना, पैरेलल पी ऑर्बिटल चाहिए रेजोनेंस के लिए, ये पी ऑर्बिटल पैरेलल चाहिए। और ये क्लियरली दिख रहा है कि ये किसी अलग वाले जोन में पड़ा हुआ है, यानी परपेंडिकुलर जोन में पड़ा हुआ है। तो क्या ये कभी रेजोनेंस में जाएगा? नहीं जाएगा। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू अंडरस्टैंड, ठीक है। तो आपको ये समझना है, मैं इसे टेम्परली चलो ठीक है, मैं इसे हाईलाइट कर देता हूं हाईलाइटर से, कि आपको ये समझना है कि ये अनहाइब्रिड ऑर्बिटल इस वाले ऑर्बिटल के परपेंडिकुलर है और रेजोनेंस में सिर्फ पैरेलल ऑर्बिटल ही पार्टिसिपेट करते हैं, पैरेलल पार्टिसिपेट करते हैं, परपेंडिकुलर नहीं। तो लोन पेयर देख के पेपर पे ऐसा नहीं सोचना है कि ये रेजोनेंस हो जाएगा। ये इसलिए नहीं होगा क्योंकि इधर है। मैं चाहता हूं इसे विजुअलाइज करने की आप कोशिश करो और समझो कि दिस लोन पेयर इज लोकलाइज्ड, ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। अंडरस्टैंड, इग्नोर बिल्कुल नहीं करना। कई बार देखो क्या होता है, नीट के बच्चे देख रहे होते हैं जीओसी, उन्हें लगता है ये तो एडवांस लेवल। कंसेप्ट में एडवांस लेवल कुछ नहीं होता है, कंसेप्ट पूरा सीखना होता है। क्वेश्चंस में एडवांस लेवल होता है, मेंस लेवल होता है, नीट लेवल होता है, बट कंसेप्ट हमेशा पूरा और सही होता है। तो ऐसा नहीं कि इसे इग्नोर कर देना, ये तो मुझे समझना ही नहीं है, क्योंकि यही आपको आगे कार्बोकेटायन और कार्बोनाइन की स्टेबिलिटी में डाउट क्रिएट करते हैं। तो इसलिए ऑर्बिटल डायग्राम समझना बहुत जरूरी है। तो अब आपको जैसे ही ये बात समझ आई कि 2 4 6 किसके पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये लोकलाइज्ड है, तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि दिस इज एरोमेटिक। ओके, अब यहां पर देखो दिस नाइट्रोजन इज sp3 प्लस। हमें पता है कि अब sp3 है तो इस पे कोई वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, इसका ऑर्बिटल डायग्राम फंडामेंटली डिस्कस कर चुके। तो इसके पास कितने पाई इलेक्ट्रॉन है? 2 और 2 4, ठीक है। देखो अब कंप्लीट दोबारा एक्सप्लेन करने से बेटर मैं कहूंगा कि आप जहां मैंने चैप्टर 1 पढ़ा है वहां देख सकते हैं कि कैसे ये ऑर्बिटल डायग्राम का डिस्कशन किया है कि नाइट्रोजन में वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है। ऐसे भी समझ लो नाइट्रोजन में डी ऑर्बिटल नहीं है, sp3 4 बॉन्ड बना सकता है बस कार्बन की तरह, ऐसे भी समझ सकते। तो ये लोन पेयर लेगा कहां? तो ये हो गया नॉन एरोमेटिक। क्या हो गया ये? नॉन एरोमेटिक। अब यहां देखते हैं, यहां भी पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन पॉजिटिव चार्ज के साथ साथ विद इन रिंग कंप्लीट डीलोकलाइजेशन है। तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन है और यू कैन से दिस इज एरोमेटिक। क्या है ये? एरोमेटिक। और जो ये नाइट्रोजन है इसकी हाइब्रिडाइजेशन यहां पे है sp2 बिकॉज इट हैज 3 सिग्मा बॉन्ड्स, एक p ऑर्बिटल पाई बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व। तो दिस इज एरोमेटिक। मैं चाहता हूं इसका ऑर्बिटल डायग्राम भी आप बनाने की कोशिश करो। अगर मुझसे बोलोगे तो मैं भी नेक्स्ट लेक्चर में बना दूंगा, कमेंट कर सकते हो। 18th, अब देखो बड़ा काफी अच्छा क्वेश्चन है। 18th में ये जो नाइट्रोजन है एक सिग्मा बॉन्ड इधर है, एक इधर है, एक इधर है, ठीक है, और ये है अनहाइब्रिड ऑर्बिटल में। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, ये अनहाइब्रिड ऑर्बिटल में है। तो मैं क्या कर रहा हूं, इसको घुमा देता हूं तो ज्यादा आसान है, ठीक है।
तो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल में ये 2 इलेक्ट्रॉन है। अब यहां पे ये भी नाइट्रोजन है, जो जो आपको Z लग रहा होगा। अब समझो, ये जो नाइट्रोजन है इसमें एक सिग्मा बॉन्ड इधर है, एक सिग्मा बॉन्ड इधर है, राइट, और एक लोन पेयर है और एक पाई बॉन्ड है। अब बड़े ध्यान समझना, ये अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है p और नाइट्रोजन का एक और अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है p। इन्होंने क्या किया है, पैरेलल ओवरलैपिंग कर ली है, लेकिन आपको समझना है कि दिस इज ऑल्सो पैरेलल टू दिस ऑर्बिटल। ये इस ऑर्बिटल के भी पैरेलल है। क्या स्क्रीन पे नजर आ रहा है क्लियरली? ठीक है। अब उसके बाद अगर हम बात करें तो क्या आप समझ पा रहे हैं, ध्यान से देखना, कि ये जो लोन पेयर है ये पैरेलल नहीं है किसी अलग, ये जो लोन पेयर है ये पैरेलल नहीं है, ये अलग ऑर्बिटल में पड़ा है जो कि इसके पैरेलल नहीं है। अब क्योंकि ये p ऑर्बिटल पैरेलल नहीं है इसलिए ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। बट एट द सेम टाइम ध्यान से देखना, यहां ये p ऑर्बिटल और ये p ऑर्बिटल ये इंटरैक्ट कर देंगे। मतलब ये वाले ऑर्बिटल्स स्क्रीन पे देख रहे हैं, ठीक है, और ये वाले ऑर्बिटल, मतलब ये ऑरेंज पिंक पिंक, ये इस लाइट पिंक वाले ऑर्बिटल से ओवरलैप करेंगे, बट कोई भी रेड वाले ऑर्बिटल से ओवरलैप नहीं करेगा क्योंकि ये पैरेलल नहीं है। तो ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है ऑर्बिटल डायग्राम से, ठीक है, ऑर्बिटल डायग्राम से ये समझना बहुत जरूरी है हमें कि किसके लोन पेयर पार्टिसिपेट करेंगे और किसके लोन पेयर पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। ठीक है, ऐसे 5 मेंबर्ड रिंग है, 1 2 3 4 5 मेंबर्ड रिंग है और यहां पे बनाया हुआ है एक नाइट्रोजन, ठीक है, और इधर है ये लोन पेयर। तो ये समझना है हमें कि वाई, आपको ये चीज समझ आनी चाहिए कि वाई दिस नाइट्रोजन इज नॉट इन्वॉल्व इन रेजोनेंस, ठीक है। और आप, जैसे मैं बोलता ही हूं कि स्ट्रक्चर खुद से बनाकर जरूर देखो, तो खुद से ऑर्बिटल का डायग्राम जरूर बनाओ, तो आपको समझ आ जाएगा कि ये वाला लोन पेयर इसके पैरेलल है प्लस इसके भी पैरेलल है प्लस इसके भी पैरेलल है और इसके भी, बट ये पैरेलल नहीं है, ये अलग पड़ा हुआ, दैट्स व्हाई इट इज लोकलाइज्ड। तो हम बोलेंगे कि ये वाला नाइट्रोजन है लोकलाइज्ड और ये वाला नाइट्रोजन है डीलोकलाइज्ड। देखो बच्चों, मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है ऑनलाइन में वो है कि हम चीज़ों को समझने में जहां थोड़ा पुश करना होता है हम उसे लीव कर देते हैं। देखो, छोड़ने वाला एटीट्यूड बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मतलब ये ठान लेना है जो समझ आ रहा है ठीक है, जो नहीं समझ आ रहा है उसे समझ के ही छोड़ना है कैसे भी, ठीक है। और किसी से भी पूछना है, कोई तो रिप्लाई करेगा, ओके। तो कमेंट सेक्शन में बोलो, कहीं बोलो, मतलब बट डाउट रहना नहीं चाहिए। तो वेदर आप चाहे नीट के लिए तैयारी कर रहे हो, एडवांस के लिए, कहीं भी, ये रेजोनेंस का डायग्राम आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए। तो जब ये क्लियर हुआ तो आपको समझ आ गया कि इट हैज 2 4 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं? 6। एंड दिस इज एरोमेटिक। क्या हो गया ये? एरोमेटिक हो गया, राइट। नाउ नेक्स्ट 19th, अब थोड़ा आसान है। 1 2 3 4 5 6 इट इज एरोमेटिक। फिर डाउट आएगा कि ये वाला लोन पेयर काउंट करना है या नहीं, तो मैं बोलूंगा फिर वही ऑर्बिटल डायग्राम की अंडरस्टैंडिंग। फिर आपको मैं बोलूंगा कि यही समझने की कोशिश करो कि क्यों ऐसा है, ठीक है। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पार्ट और समझने की कोशिश करो कि एक p ऑर्बिटल होगा पैरेलल और एक p ऑर्बिटल होगा अलग डायरेक्शन में, ठीक है, इस तरीके से।
जिसकी वजह से एक लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा बट एक पार्टिसिपेट करेंगे। तो आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं पैरेलल वाले ऑर्बिटल पिंक से बना देता हूं, लेकिन ऑरेंज वाला जो है वो लोन पेयर पैरेलल नहीं है, किसी भी एंगल पे हो सकता है, जरूरी नहीं हर बार 90 पे ही हो। ठीक है, तो कितने पार्टिसिपेट कर रहे हैं? 6। अब ये भी आसान हो गया फिर तो, 2 4 6, क्योंकि मेरे से बच्चा ऑफलाइन में बस यही डाउट पूछता है कि सर कभी तो ये लोन पेयर काउंट कर लेते हैं, कभी नहीं करते हैं। तो मैं इस एग्जांपल में बहुत स्ट्रेस देता हूं, क्योंकि इस एग्जांपल में एक बार लोन पेयर काउंट हो रहा है और एक नहीं, और बच्चे को बोलता हूं ये डायग्राम खुद से बना के देखो भाई, खुद से सोचो, और जब तक समझ ना आए क्विट नहीं करो, ड्रॉ करके स्टिक करके सामने रखो, उसे देखते रहो कि कैसे हो रहा है, ऑर्बिटल डायग्राम की प्रैक्टिस करो फंडामेंटली। 21 में कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं? 4। क्या ये रिंग में डीलोकलाइज होंगे? क्योंकि बोरोन पहली बार देखते हैं तो ऐसा लगता है नहीं, लेकिन बोरोन जो है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। sp2 हाइब्रिडाइज होने की वजह से इसके पास एक p ऑर्बिटल क्या होता है? वैकेंट। और सबसे अच्छी बात है वो होता है पैरेलल, यानी कि कॉन्जुगेशन तो हो सकता है। अब कॉन्जुगेशन है तो दिस इज एंटी एरोमेटिक। 4 पाई इलेक्ट्रॉन कंप्लीट कॉन्जुगेशन इन द रिंग, एंटी एरोमेटिक। सेम वे, एक मिनट देखता हूं मैंने आगे एग्जांपल लिखा है क्या? हाँ लिखा है, ठीक है। अब ऐसे ये भी बोरोन है, कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 प्लस, रिंग में कंप्लीट डीलोकलाइजेशन हो सकता है, क्यों? बिकॉज इट इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, तो इट हैज 1 वैकेंट p ऑर्बिटल जो क्या है? पैरेलल है। तो पैरेलल बनाने के लिए ऐसे बना देते हैं। ठीक है, ये आपस में डीलोकलाइज हो सकते हैं। तो जैसे ही 6 पाई ऑर्बिटल्स मूव कर सकते हैं, तुरंत हमने बोल दिया दिस इज एरोमेटिक। ओके, 23rd, यहां पे बी पे माइनस चार्ज है एंड इट इज sp3। अब जैसे ही sp3 हो गया, आपको क्लियरली पता है ना ये लोन पेयर डोनेट करेगा ना एक्सेप्ट, और यहाँ पे नेगेटिव नॉट ड्यू टू लोन पेयर, वो जो हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाए उसकी वजह से आए। तो sp3 देखते ही हमने लिख दिया इट इज नॉन एरोमेटिक। 24, तो 24 में 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, और क्योंकि इसके पास एक वैकेंट p ऑर्बिटल है, इट कैन डीलोकलाइज इन द रिंग, इट इज एरोमेटिक। तो बोरोन sp2 हाइब्रिडाइज होता है, एक वैकेंट p ऑर्बिटल होता है, जिसकी वजह से रिंग में डीलोकलाइजेशन हो सकता है। तो इसलिए हमें ये समझना है कि ऑर्बिटल्स आर पैरेलल। तो हम इजीली समझ पाएंगे कि ये पाई ऑर्बिटल, ठीक है, और ये पाई ऑर्बिटल और ये, दीज आर पैरेलल एंड दे कैन ओवरलैप। अभी तो ये ओवरलैपिंग है, बट ये इसके साथ भी ओवरलैप कर जाएंगे। नेक्स्ट, स्टॉप द स्क्रीन, अटेम्प्ट दिस एंड फिर आ जाओ, और जो भी डाउट आए अटेम्प्ट करते, जो भी कितना भी छोटा उसे लिखो, फिर मेरी एक्सप्लेनेशन देखो, उसके बाद डाउट बच गया तो कमेंट करो। नाउ अब देखो, इस वाले स्ट्रक्चर में अगर हम देखें तो अगेन वही ऑक्सीजन जैसा ही हो गया, 2 4 और 6। ये वाला ऑब्वियसली एक p ऑर्बिटल पैरेलल होगा तो दूसरा तो परपेंडिकुलर ही जाना चाहिए, या अलग एंगल पे जाना चाहिए। तो यू कैन से 6 पाई इलेक्ट्रॉन है प्लस ये कार्बन sp2 है, तो क्लियरली प्लेनर भी हो गया, तो दिस इज एरोमेटिक। 26, वैसे तो एक्सटर्नल पाई बॉन्ड हो जाते हैं पोलराइज, तो आप दोनों तरीके से समझ सकते हो। ठीक है, अगर कहीं ऐसे भी समझाया गया है तो वो भी सही है, बट मेरे को ये ज्यादा सही लगता है तो मैं ऐसे समझा देता हूं। ठीक है, तो कैसे समझते हैं? देखो, एक तो आप ऐसे मान सकते हो कि ये बॉन्ड पोलराइज हुआ और टूट गया, नेगेटिव और पॉजिटिव में, और हमने पढ़ा है दिस इज एरोमेटिक। दूसरा तरीका आप ऐसे भी समझ सकते हो कि रेजोनेंस हुआ होगा इस, और इलेक्ट्रॉन हमेशा किस तरफ मूव करता है? इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरफ। तो जैसे ही ये मूवमेंट हुआ होगा उसके बाद इधर नेगेटिव चार्ज आया होगा, एंड इट कैन डीलोकलाइज इन द कंप्लीट रिंग। नेगेटिव क्यों आएगा? पॉजिटिव आएगा।
ठीक है, ऑक्सीजन पे नेगेटिव और इस पे पॉजिटिव। तो ये थोड़े बहुत प्रिंटिंग एरर को जो मैं बोलते हुए कर देता हूँ उसको इग्नोर कर देना। तो ये जो प्लस है ये पूरी रिंग में क्या कर सकता है, डीलोकलाइज। तो इट हैज 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स एंड वी कैन कॉल इट एज एरोमेटिक। क्या कहते हैं हम इसे, एरोमेटिक। अब ये स्ट्रक्चर देखो, इसमें भी ये जो लोन पेयर है ये इलेक्ट्रॉन इधर डोनेट करेगा, ये इधर शिफ्ट करेगा और ये इधर। मतलब जो रेजोनेंस में फंडामेंटल पड़ा था वही यूज हो रहा है। डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिव पे स्टेबल होता है, इसलिए वो ऐसा स्ट्रक्चर बना लेता है। अब आप देखो ये बेंजीन नहीं बन गया, अब इसके अंदर क्या होगा, रेजोनेंस होता रहेगा। तो दिस इज इट हैज 6 पाई इलेक्ट्रॉन और दिस इज एरोमेटिक। तो जो स्ट्रक्चर है इनकी प्रैक्टिस काफी कर ली जाए, ठीक है। ये थोड़ा सा बच्चा भूल जाता है एग्जाम में, तो मैं बोलूंगा इनकी भी प्रैक्टिस कर ली जाए कि यस ये भी एरोमेटिक है, यस ये भी एरोमेटिक है, क्योंकि उसके बाद एक एरोमेटिक रिंग क्रिएट हो जाती है। 28। अब अगर ये दो समझ गए हो तो अब आपको समझ आ गया यहाँ कैसे सोचना है। बिल्कुल सही, ये अपने लोन पर डोनेट करेगा और ये विड्रॉ करेगा। और जब ये स्ट्रक्चर बनेगा अगला, तो मेरे को बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी ये सोचने में कि रिंग कैसी है। तो रिंग इज एरोमेटिक। जो रिंग है बेंजीन से मैच कर रही है, इट हैज 6 पाई इलेक्ट्रॉन, तो रिंग कैसी हो गई, एरोमेटिक हो। तो इट हैज 6 पाई इलेक्ट्रॉन एंड इट इज एरोमेटिक। यहां पे भी ऐसे ही सोचते, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ये इधर और ये इधर, तो यू विल गेट दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर। O माइनस इधर इधर, ये इधर ये इधर, दिस इज O एंड दिस O हैज अ लोन पेयर प्लस पॉजिटिव चार्ज। अब इस पूरे रिंग में 6 पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज होते रहेंगे। क्या आप समझ पा रहे हो कि ये जो होगा इलेक्ट्रॉन ये पैरेलल p ऑर्बिटल में नहीं होगा, इसलिए हम कह सकते हैं कि दिस इज लोकलाइज्ड। ये जो इलेक्ट्रॉन है ये लोकलाइज्ड है, ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करता है। नाउ इसे देखते हैं। 30th इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो 30th है इसे जब हम पी ब्लॉक में पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे कि दिस इज इनऑर्गेनिक बेंजीन। इसे बोराजोल भी कहते हैं, बोराजीन भी कहते हैं, और इट इज इनऑर्गेनिक बेंजीन। इनऑर्गेनिक बेंजीन भी कहते हैं। अब ऐसा क्यों कह रहे हैं इसको समझते हैं। सी, नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है। अब मैंने नहीं बनाया तो आपको समझना चाहिए कि नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो लोन पेयर निकालना इजी भी होता है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस मोर नंबर ऑफ बॉन्ड्स, 3 बॉन्ड बना रखे हैं तो एक एक लोन पेयर आ गया। बोरोन के पास वैकेंट ऑर्बिटल है, तो क्या होगा, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या बन गया इसमें, कोऑर्डिनेट। अब जैसे ही ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गया, बताओ बच्चों आप रिलेट कर पा रहे हो, आप सभी रिलेट कर पा रहे हो कि क्या है ये NHC6H6 की तरह हो गया, BH NH BH NH BH, ठीक है। एंड ये भी मैं बॉन्ड बना देता हूं, अभी बस प्लस माइनस बना देते हैं। नाइट्रोजन ने डोनेट कर दिया, इस पे आ गया प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, बिल्कुल बेंजीन की तरह 6 इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन है। तो यस दिस इज एरोमेटिक। ये क्या हो जाएगा हमारा, एरोमेटिक। तो यस एक और बात बताना चाहता हूं मैं एरोमेटिक कंपाउंड्स के बारे में, यहीं लिख दिया जाए कि जो एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं दे आर डायामैग्नेटिक। जो एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं दे आर डायामैग्नेटिक, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। तो बेसिकली मैं आपसे यही बोलूंगा कि एरोमेटिसिटी की थ्योरी में कुछ नहीं है, 1 मिनट में डेफिनेशन खत्म। अगर आप वो पढ़ के चल देते मुझे आता है एरोमेटिसिटी, तो ये बहुत ही मतलब मैं कहूँगा इमेच्योर बिहेवियर होगा, या फिर अभी अभी आपने तैयारी बहुत ढंग से करनी सीखी नहीं है। क्वेश्चन की प्रैक्टिस से ही इसका कंसेप्ट क्लियर होगा। जैसे अब जब वो डिस्कस हो गया तो ये भी हमारे लिए इजी हो गया है। अब आपका सोचने का पैटर्न बन गया है कि ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ये विड्रॉ करेगा, ये डोनेट करेगा, ये विड्रॉ,
ये डोनेट करेगा और ये विड्रॉ। तो स्ट्रक्चर कैसा बना हमारा, O माइनस NH 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 O minus and this is called as benzene plus. तो is this aromatic? Yes. ये कंपाउंड भी क्या है हमारा, एरोमेटिक है। तो दीज आर द एग्जांपल्स जिसमें हम एरोमेटिक रिंग के एग्जांपल्स का डिस्कशन इजीली कर सकते हैं। तो हमने सारे कंसेप्ट्स और डिस्कस किए कि कैसे कैसे हमें सोचना है। कई कंपाउंड दिखने में एरोमेटिक नहीं लगेंगे, कब वो एरोमेटिक हो सकते हैं, क्या वो चेंज हो गए। हाँ, आपके दिमाग में सवाल आएगा क्या वो ऐसा क्यों करेंगे जो आपने बॉन्ड बनाया, टू गेन एरोमेटिसिटी। क्योंकि अभी हमने पढ़ा एरोमेटिक कंपाउंड सबसे स्टेबल होता है, सबसे, तो मोस्ट स्टेबिलिटी गेन करना तो चाहेंगे ही। इसीलिए मैंने रेजोनेंस एनर्जी को भी वहां बहुत डिटेल में नहीं पढ़ा है, हल्का सा कंसेप्ट समझाए ताकि आपके माइंड में फंडामेंटल्स आ जाए। तो रेजोनेंस एनर्जी भी एरोमेटिसिटी को इंपैक्ट करती है, उल्टा बोल दिया, एरोमेटिसिटी भी रेजोनेंस एनर्जी को इंपैक्ट करती है। इफ अ कंपाउंड हैज रेजोनेंस एंड एरोमेटिक, तो उसकी रेजोनेंस एनर्जी बहुत ज्यादा होगी। एंड रेजोनेंस एनर्जी हमेशा नेगेटिव होती है क्योंकि स्टेबिलिटी गेन करने के लिए एनर्जी वो रिलीज कर रहा है ड्यू टू रेजोनेंस। तो resonance energy is directly proportional to aromatic nature also. If a compound is aromatic, तो उसकी resonance energy काफी ज्यादा होगी। तो ये एक important point हमें समझ आया और इसे लिख लेना चाहिए कि resonance energy is, जो resonance energy है वो depending over, वो किस पे डिपेंड करती है, depending over aromaticity। अब मुझे पता है आपके दिमाग में कुछ और आ रहा होगा, मान लो 2 एरोमेटिक कंपाउंड है तो क्या, थोड़ा सा आगे प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसको भी डिस्कस करेंगे। अब सारे बेंजीन के डेरिवेटिव्स एरोमेटिक होते हैं, सारे बेंजीन के डेरिवेटिव, यानी बेंजीन से जो भी कंपाउंड बना है उसे हम एरोमेटिक मान लेंगे। ठीक है, तो देखो जरा कैसे। अगेन जैसे हम जब स्टैंडर्ड टेक्स्ट में पढ़ते हैं तो लिखा है कि हकल रूल इज एप्लीकेबल फॉर मोनोसाइक्लिक कंपाउंड्स। तो 4n+2 रूल्स जो है मोनोसाइक्लिक के लिए देखा जाए तो लिखना भी नहीं चाहिए था उसको, क्योंकि मोनोसाइक्लिक अगर एक ही रिंग होगी तो कितनी बड़ी हो सकती है। तो उसने बोला नहीं नहीं, रिंग तो कितनी भी बड़ी हो सकती है, क्योंकि ये तो चलो अलग अलग रिंग बनाई है हमने, अभी मैं आप आगे एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ, ये भी रिंग है ये भी रिंग है। तो मोनोसाइक्लिक के केस में हकल रूल इज ओके। ठीक है, अगर हमें बाईसाइक्लिक या ट्राईसाइक्लिक कंपाउंड है तो हम देखेंगे कि जो पाई इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट है वो सिर्फ सरफेस पे ही होना चाहिए, सिर्फ सरफेस वाले इलेक्ट्रॉन्स ही देखते हैं। ठीक है, तो वी कैन से ऑल बेंजीन डेरिवेटिव्स आर एरोमेटिक इफ दे फॉलो हकल रूल। सारे बेंजीन डेरिवेटिव्स एरोमेटिक हैं इफ फॉलो हकल रूल, यानी वही तीनों हकल रूल फॉलो करें तो। अभी जैसे ये तो क्लियरली एरोमेटिक है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है क्योंकि ये तो दिख ही रहा है। ये भी एरोमेटिक है क्योंकि 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। तो आपके माइंड में आएगा सर ये भी आ जाए, ये आएगा तो एरोमेटिसिटी लॉस्ट हो जाएगी, तो इसके चांसेस कम होंगे। ज्यादातर कंट्रीब्यूशन जैसे हम पढ़ते हैं ना, मोर कंट्रीब्यूटिंग, तो ये वाला स्ट्रक्चर ज्यादा कंट्रीब्यूटिंग। इधर देखो दोनों अलग अलग रिंग है, तो एक रिंग के अंदर कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 6। तो यस वी कैन से ये क्या हो गया, एरोमेटिक। अगर एक रिंग एरोमेटिक हो गई तो उसके साथ वाला पार्ट भी एरोमेटिक हो गया। क्या यहां तक दोनों ही हो गए। अब यहां देखें, इधर ये जो रिंग है ये पूरी कॉन्जुगेटेड है और मोनोसाइक्लिक है। इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स कॉन्जुगेटेड रिंग। तो यस हम बोल देंगे कि ये क्या हो गया, एरोमेटिक। तो एवरी टाइम हमें क्या चेक करना है कि क्या जो रिंग है वो जो हम एक रिंग बना रहे हैं उसमें कॉन्जुगेशन है। जैसे यहां हम देखें तो रिंग बना रहा हूं मैं एक, देखो एक रिंग बनाई जा रही है ये। मैं क्यों, अब आपके माइंड में आ रहा होगा सर क्यों इतनी बड़ी लाइन बनाई आपने। आप चाहते तो आप इस रिंग को यहीं तोड़ देते। तो मैं बोलूंगा कि आपके पास जो एक रिंग होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू हकल रूल, अगर कॉन्जुगेशन जब तक है मैं उसे एक ही रिंग मानता रहूंगा। यानी कि रिंग में जब तक कॉन्जुगेशन है, मतलब मुझे लिखना चाहिए टू बी वेरी प्रिसाइज,
मोनोसाइक्लिक कॉन्जुगेटेड रिंग, ठीक है। यानी कि मैंने इसको पूरा एक रिंग क्यों माना, क्योंकि कॉन्जुगेशन था, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल। अगर ये नहीं होता तो मैं नहीं मानता। जैसे यहां देखो, यहां मैंने इसको रिंग माना, मैं आगे क्यों नहीं गया, डबल सिंगल डबल नहीं आया तो नहीं गया मैं आगे। तो मैं जो एक रिंग तब तक मानता, मैं अपनी रिंग तब तक एक्सटेंड करता जाऊंगा जब तक कॉन्जुगेशन मिलता जाएगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट। अब मैं इलेक्ट्रॉन्स काउंट कर रहा हूं, 2 4, वैसे बॉन्ड काउंट कर लूं, इलेक्ट्रॉन की वजह ज्यादा आसान है, 1 2 3 4 5 6 7। तो कितने हो गए यहाँ पे, 7 7 मतलब 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो यस, ये एरोमेटिक हो गया, ठीक है। अब ऐसे ही यहां भी मैं एक रिंग मानूंगा, तो दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एज पाइरीन। कभी कभी नाम से भी पूछा जाता है कि ये जो पाइरीन रिंग है ये एरोमेटिक है नॉन एरोमेटिक। तो पहले मैं रिंग बनाऊंगा। तो मैंने स्टार्ट किया डबल से, डबल सिंगल, फिर डबल मिला, मैं अपनी रिंग एक्सटेंड कर रहा हूं, सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल। तो ये मेरी एक रिंग बन गई। यानी कि सरफेस पे अगर 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, इसको समराइज कर सकते हैं इस रूल को, कि अगर सरफेस पे 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं तो वो कंपाउंड एरोमेटिक है। यानी कि इधर कितने बॉन्ड हैं अगर मैं काउंट करूं, 1 2 3 4 5 6 7, सरफेस पे 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो मैं बोलने वाला हूं कि दिस कंपाउंड इज एरोमेटिक। ये कंपाउंड क्या है, एरोमेटिक। अब आप सभी बोलेंगे सर एक बॉन्ड भूल गए आप ये, बट ये रेजोनेंस में या डीलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा, पूरा रिंग पे ही चल रहा है मूवमेंट, ठीक है। तो ये यहां हो या ना हो, मान लो आपको दूसरा स्ट्रक्चर भी कुछ ऐसा ही बना के दे दिया जाए, ठीक है, तो मैं थोड़ी देर के लिए सबको मिटा देता हूं और मैं कहता हूं कि मान लेते हैं एक और स्ट्रक्चर हमने बनाया, ठीक है, और उस स्ट्रक्चर में एक और स्ट्रक्चर बनाया और उस स्ट्रक्चर में हमने बीच में पाई बॉन्ड नहीं बनाया, ठीक है। तो क्या ये एरोमेटिक है, यस। तो समझना ये भी एरोमेटिक है और ये भी एरोमेटिक है, ठीक है। एक मिनट देखो मैंने और एग्जांपल लिखे हैं क्या, नहीं, ठीक है। एक और एग्जांपल का डिस्कशन कर लेते हैं कि जैसे ये है बेंजीन और ये ऐसे है, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल। अब आप समझो एग्जाम में जब ये क्वेश्चन आएगा, ठीक है, एग्जाम में जब ये क्वेश्चन आएगा तो मैं आपसे बोलूंगा कि एग्जाम में ऐसा नहीं आएगा। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, इसमें पाई बॉन्ड जो है वो इस तरीके से बना के देंगे आपको। तो आपको सोचना पड़ेगा कि इससे ये बन सकता है या नहीं, क्योंकि अगर आपने ये सोच लिया फिर आप सोच लोगे कि एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक या नॉन एरोमेटिक। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो हमने सरफेस देखा, क्यों, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल। अब इस पूरे सरफेस पे इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं कितने, 2 4 6 8। तो ये पूरा ऐसे मूव करता जाएगा। तो ये जब पूरा ऐसे डीलोकलाइजेशन होगा तब आप बोलोगे सर यहाँ पे जो रिंग आपने सरफेस की क्यों ली, क्योंकि मुझे डबल सिंगल मिलता गया। तो जहां भी मुझे मिलता जाएगा मैं बीच में नहीं जाऊंगा। हाँ, अगर मुझे डबल सिंगल नहीं मिलेगा तो मैं रुक जाऊंगा, ध्यान समझना इस बात को। तो ये कंपाउंड क्या हो गया, 2 4 6 8, एंटी एरोमेटिक। यानी कि अगर ऐसा 8 मेंबर्ड रिंग डबल साइक्लिक, बाई साइक्लिक में 8, या डिपेंड करेगा स्ट्रक्चर पे, अगर ऐसा हो जाता है तो वो एंटी एरोमेटिक हो सकता है, ठीक है। और अगर मोनोसाइक्लिक हो तो 6 या 7, उससे ज्यादा एंटी एरोमेटिक नहीं होगा, ठीक है। 2 4, ठीक है, हाँ 6 मेंबर्ड रिंग तक तो हमें पता भी है कि एंटी एरोमेटिक है।
तो देखो आई होप ये एग्जांपल्स हमें क्लियर हुए होंगे। तो देखो मैं ये समझाना चाह रहा हूँ, बड़े बड़े स्ट्रक्चर को देख के घबराना नहीं है, बस कंसेप्ट याद रखना है। हमने हक्कल रूल लगाया है इस बार, बस हमने रिंग सरफेस ले लिए। क्यों? क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन सरफेस पे घूम रहे हैं, अंदर जा ही नहीं रहा वो। क्यों करेगा वो क्रॉस कॉन्जुगेशन, जब एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन क्वालिटी ऑफ रेजोनेंस को बढ़ा रहा है। हमने पढ़ा है ना लास्ट लेक्चर में, क्वालिटी ऑफ रेजोनेंस में एक इक्विवेलेंट रेजोनेंस, दूसरा एक्सटेंडेड रेजोनेंस। तो एक्सटेंडेड रेजोनेंस इज डोमिनेंट ओवर क्रॉस रेजोनेंस, इसलिए वो अंदर जाएगा ही नहीं। तो अगर कभी भी सरफेस पे ऐसा हो रहा है तो वो पॉसिबल। ठीक है, नाउ अब उसके बाद आगे चलते हैं। एनुलिन, व्हाट इज एनुलिन? ये भी एरोमेटिसिटी में डिस्कशन होता है कि एनुलिन्स क्या होते हैं। तो मैं बोलूंगा कि एनुलिन जो है, एनुलिन के ब्रैकेट में ऐसे लिखा जाता है 4, 8, 6, 10। तो एनुलिन को हमेशा ऐसे ब्रैकेट में लिखा जाता है कुछ भी नंबर, दैट नंबर कैन बी n, वेयर n इज नंबर ऑफ कार्बन्स, जहां पे n क्या होगा, नंबर ऑफ कार्बन्स होंगे। और ये जो एनुलिन्स होते हैं ये कॉन्जुगेटेड रिंग होती है। कॉन्जुगेटेड मतलब ऑल्टरनेट डबल सिंगल डबल बॉन्ड। किसी भी रिंग में अगर ऑल्टरनेट डबल सिंगल डबल बॉन्ड आएगा ना, तो जितने कार्बन होंगे उसके हाफ क्या होंगे उसमें, पाई बॉन्ड्स। ठीक है, तो n/2 इज नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स। ओके, तो दिस इज एनुलिन। अब जैसे मैंने इसे एनुलिन 4 बोला बिकॉज इट हैज 4 कार्बन। इसमें इंपॉर्टेंट बात है, इट इज मोनोसाइक्लिक, ये बाईसाइक्लिक नहीं है। फिर इधर देखो, इधर बेंजीन इज एन एग्जांपल ऑफ एनुलिन 6, क्योंकि इसमें 6 कार्बन है। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ 1 2 3 4 5 6 7 8, ये है एनुलिन 8। तो आइए सब आप समझ गए कि मैंने इसे एनुलिन 10 क्यों कहा। ठीक है, इसे एनुलिन 10 क्यों कहा, क्योंकि इसमें 10 कार्बन। अब इसमें भी डिस्कशन करते हैं, कौन एरोमेटिक है, कौन एंटी एरोमेटिक है, कौन नॉन एरोमेटिक। तो देखो क्या होता है, क्लास में जब चैप्टर चल रहा होता है ना, टॉपिक, हम सोचते हैं अब खत्म हुआ, अब खत्म हुआ, अब खत्म हुआ। तो मैं बोलूंगा ये टॉपिक तो वहीं खत्म हो गया जहां हमने हक्कल रूल पढ़े। अब हम एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं, बिकॉज मैं हमेशा बोलता हूँ नॉलेज इज नॉट पावर, एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज इज पावर। आपके पास नॉलेज है व्हाट इज एरोमेटिसिटी, आपको पता है व्हाट इज नॉन एरोमेटिक, आपको पता है व्हाट इज एंटी एरोमेटिक। अगर आप उस नॉलेज को सही टाइम पे, जेई नीट के टाइम पे अप्लाई नहीं कर पा रहे हो तो क्या फायदा। तो उस एप्लीकेशन की प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। तो ये बहुत मुश्किल नहीं है, आप देख के बता दोगे कौन एरोमेटिक है, कौन एंटी एरोमेटिक है, कौन नॉन एरोमेटिक। ऑब्वियसली कुछ कुछ डिस्कशंस जो होंगे वो डिस्कस कर लेंगे, जो थोड़ा एक्सेप्शनल केसेस होंगे। जैसे ये आपने देखते ही बता दिया होगा कि 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, दिस इज एंटी एरोमेटिक। ये तो सर अब हम आंख बंद करके बता देंगे कि बेंजीन है तो एरोमेटिक। 2 4 6 8 देख के लग रहा है कि दिस इज व्हाट, दिस इज एंटी एरोमेटिक। लेकिन ये जैसे हमने डिस्कस किया कि 6 या 7, प्रिसाइजली 7 मेंबर्ड के बाद मोनोसाइक्लिक रिंग एंटी एरोमेटिक हो ही नहीं सकती। मैंने बोला था क्योंकि एंटी एरोमेटिक बहुत ज्यादा अनस्टेबल है, एरोमेटिक बहुत स्टेबल है, बीच में क्या है, नॉन एरोमेटिक। तो किसी ना किसी वजह से वो नॉन प्लेनरिटी गेन कर लेगी। तो ये रिंग क्या कर लेती है, अपने आप को नॉन प्लेनर बना लेती है। ठीक है, तो ये क्या है, ये है टब शेप एंड नॉन प्लेनर। टब शेप हो गई, नॉन प्लेनर हो गई, नॉन प्लेनर होने की वजह से इट बिकम्स नॉन एरोमेटिक। ठीक है, तो ये ऐसे पलंग की तरह भी लगता है, कॉट, कॉट भी कह सकते हो आप इसको। ठीक है, व्हाट इज कॉट, कॉट क्या होता है, तो यू कैन से कॉट इज साइक्लो ऑक्टा टेट्रा ई। तो इसको मैंने तो जब मैं 12th में तो नहीं, 12th के 1 साल बाद जब मैंने पढ़ाना चालू, 1-2 साल बाद, तब मैंने याद किया कि ये पलंग की तरह दिखता है कॉट। अब सर आपको कैसे दिखा, तुम भी ऐसी देख लो। ठीक है, नेक्स्ट इज एनिलीन 10। एनिलीन 10 देखते हैं तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 4 6 8 10। एरोमेटिक हो जाना चाहिए, लेकिन एरोमेटिक की एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये भी है कि इन्हें पूरा प्लेनर होना जरूरी है। क्या जरूरी है, प्लेनर। अब यहां पे एक प्रॉब्लम है। ठीक है, तो यू कैन से दिस इज अनदर एक्सेप्शन आफ्टर दिस।
ठीक है, क्या प्रॉब्लम है कि ये है, अगर हम देखें, ध्यान से देखना जरा, चलो रेड कलर ले लेता हूं। अगर हम इस डबल बॉन्ड के अराउंड देखें इस बॉन्ड के अरेंजमेंट को, तो ये सिस जैसा नहीं लग रहा। सिस मतलब सेम साइड, और हाइड्रोजन इसके अपोजिट में होगा ट्रांस। सेम वे अगर हम इसको देखें तो देखो जरा, ये ट्रांस जैसा नहीं लग रहा, तो ये क्या हो जाएगा, एक हाइड्रोजन इधर और एक हाइड्रोजन इधर। ऐसे ही अब आप यहां भी देखो, ध्यान से देखना, ये है डबल बॉन्ड sp2 हाइब्रिडाइज 120 डिग्री एंगल, तो ये जब इधर कार्बन है तो इधर आ जाएगा हाइड्रोजन, ये इधर कार्बन है तो इधर आ जाएगा हाइड्रोजन। अब ये जब दोनों आएंगे, ये इधर ये इधर, मतलब ये ऊपर से नीचे और ये नीचे से ऊपर ऐसे जा रहा है। अब ये आपस में क्या करेंगे, रिपल्शन की वजह से नॉन प्लेनर हो जाएंगे। एक हाइड्रोजन चला जाएगा नीचे की तरफ, एक चला जाएगा ऊपर की तरफ स्टेबिलिटी गेन करने के लिए। अब एक हाइड्रोजन चला गया ऊपर की तरफ रिपल्शन की वजह को बैलेंस करने के लिए, एक चला गया नीचे के, तो रिंग जो ऐसे थी, ठीक है, इस तरीके से, उस रिपल्शन की वजह से नॉन प्लेनर हो गई। समझ आ रहा है, क्या हो गई, नॉन प्लेनर। अब नॉन प्लेनर हो गई तो पूरी रिंग में डीलोकलाइजेशन नहीं होगा, क्योंकि डीलोकलाइजेशन के लिए पैरेलल पी ऑर्बिटल चाहिए। अगर वो पी ऑर्बिटल जरा से भी टेढ़े हो गए, ठीक है, तो फिर इंटरेक्शन खत्म। तो यहां पे वो इंटरेक्शन फिनिश होने की वजह से ये कंपाउंड नॉन प्लेनर हो जाता है, और नॉन प्लेनर होने की वजह से नॉन एरोमेटिक हो जाता है। एक मिनट रुको, मैंने आगे एग्जांपल लिखा है नहीं, ठीक है। अब देखो, इसी के डेरिवेटिव्स भी बनाए जा सकते हैं, ठीक है, हम इसके डेरिवेटिव्स भी बना सकते हैं एनिलीन के, जो हमने अभी तक पढ़ा है, ठीक है। कैसे, तो देखो क्या है, प्रॉब्लम कौन क्रिएट कर रहे हैं, ये दो हाइड्रोजन। इस हाइड्रोजन को अगर हटा दें और इस रिंग को जोड़ दें तो प्रॉब्लम खत्म। तो अगर हम इस स्ट्रक्चर को थोड़ा सा चेंज करके ऐसे बना दें कि लेट से मैंने यहां जोड़ दिया इसे NH से, तो अब ये क्या हो गया, एरोमेटिक। क्यों, क्योंकि अब पूरे रिंग प्लेनर हो गई और ये डीलोकलाइज हो जाएगा। सेम वे अलग अलग बुक्स में अलग अलग तरीके से गिवन होता है। अगर यहां आ जाए ऑक्सीजन, दिख रहा है क्या, ठीक है, मैं ट्राई करता हूं इसको थोड़ा एक्सटेंड कर दूं ताकि हमें दिखे ढंग से। अब ये ऑक्सीजन आने की वजह से ये जो हाइड्रोजन के रिपल्शन की वजह से रिंग नॉन प्लेनर हो रही थी, वो अब क्या रहेगी, प्लेनर, ठीक है। तो मेरे को ये देख के लगा कि मैं इस रिंग को भी बड़ा ही कर दूं तो अच्छा ही होगा, ठीक है, थोड़ा अपने को समझ ही आएगा, ठीक है। तो ये जो रिंग हाइड्रोजन पहले रिपेल कर रहे थे, सेम ऐसे होने पे उन्हें रिपल्शन की, एक को नीचे बैलेंस किया रिपल्शन, एक ऊपर ऐसे हो गया। पहले ऐसे थे, एक हाइड्रोजन नीचे चला गया, एक ऊपर, तो रिंग जो ऐसे थी, एक रिंग ऐसे हो गई और एक ऐसे। तो इस वजह से पूरे रिंग में पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज नहीं कर पाया। बट यहां पे अब ये वो प्रॉब्लम खत्म हो गई, अब पूरी रिंग में डीलोकलाइज करेगा, तो वी कैन कॉल इट एज एरोमेटिक। हम क्या बोल सकते हैं इसको, एरोमेटिक बोल सकते हैं। क्लियर है। ऐसे ही देखो, इसी से मिलता जुलता एग्जांपल हमने डिस्कस किया, यहां पे नहीं किया, मतलब कर लेते हैं, नेफ्थलीन। तो नेफ्थलीन जो है वो इसी से तो मिलता जुलता एग्जांपल हो गया। क्या नेफ्थलीन एरोमेटिक है, तो वी कैन से यस, नेफ्थलीन इज एरोमेटिक। जो नेफ्थलीन है वो एरोमेटिक है। वो एरोमेटिक क्यों है, क्योंकि अब वो हाइड्रोजन की रिपल्शन खत्म हो गई, बॉन्ड बन गया, स्ट्रक्चर हो गया प्लेनर। जब बॉन्ड ही बना लिया दोनों हाइड्रोजन ने, तो क्या रिपल्शन होगी, अब तो पूरी रिंग प्लेन रहेगी। तो ये हमारा क्या है, एरोमेटिक, ठीक है।
क्लियर है? अच्छा याद आया, थोड़ा सा पीछे था क्या ये, चलो ठीक है, ओके। तो देखो वैसे अगर आप मुझसे पूछोगे कि नीट और एडवांस में या जेई और नीट में, तो मैं बोलूंगा देखो एनसीईआरटी में ये एग्जांपल्स मेंशन है, ठीक है, एनसीईआरटी में ये एग्जांपल्स मेंशन है। और हम क्या करते हैं, जैसे इस 2025 के नीट का एग्जांपल लूं, जब तक नीट वाले नहीं पूछते हम पढ़ते ही नहीं है पिछले ट्रेंड्स को देख के। तो देखिए प्लानिंग का बहुत सिंपल रूल है, होप फॉर द बेस्ट, प्लान फॉर द वर्स्ट। तो आप अपना सारा बेसिक फंडामेंटल लेवल की ढंग से प्रैक्टिस कर लो, और उसके बाद इनको भी जरूर पढ़ो, इनकी प्रैक्टिस जरूर करो। एनसीईआरटी में सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स में ये लास्ट में गिवन है टेबल में, तो अगर एनसीईआरटी में गिवन है तो किसी भी दिन एनटीए पूछ लेगा, राइट नाउ। अब आते हैं एजोलीन पे, अगले कंपाउंड्स एजोलीन, ये भी एरोमेटिक होते हैं। तो ये जो एजोलीन है ये एरोमेटिक है, हाउ, तो कैसे है समझते हैं, ठीक है। तो जैसे अगर ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाए और ये इधर, तो यहां पे हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। 6 हो गए क्या? नहीं, हाँ। और उधर कितने हो गए? 2 4 6, यस, ठीक है। तो अगर ये वाला रेजोनेंस हो जाता है तो देखो जरा, तो यहां पे आ गया डबल बॉन्ड, इधर आ गया प्लस और इधर आ गया माइनस, माइनस मतलब लोन पेयर। और ये अब देखिए इधर भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन है और इधर भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन, मतलब हर कंपाउंड की कोशिश होती है कि अगर वो नॉन एरोमेटिक है तो एरोमेटिक हो जाए, एंटी एरोमेटिक है तो नॉन हो जाए, मतलब वो कोशिश करेगा स्टेबिलिटी गेन करने की। तो ये बॉन्ड इसलिए टूटा या कॉन्जुगेशन में आया ताकि ये स्टेबल हो जाए। अगर इसका रिवर्स होता, इधर माइनस आता इधर प्लस आता, तो दोनों रिंग अनस्टेबल हो जाती, ये भी एंटी एरोमेटिक ये भी एंटी एरोमेटिक। यानी कि एरोमेटिसिटी कहीं ना कहीं कॉन्जुगेशन में डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन भी फिक्स कर ही रही है कि इलेक्ट्रॉन को कहां जाना चाहिए। एंड इट इज पोलर, ये क्या कैसे एग्जिस्ट करेंगे? पोलर फॉर्म में। ये क्यों पोलर फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे? क्यों? क्योंकि ये एरोमेटिक हो गया पॉजिटिव चार्ज के डीलोकलाइजेशन की वजह से, ये एरोमेटिक हो गया नेगेटिव चार्ज के डीलोकलाइजेशन की। यानी कि अगर इस क्वेश्चन में हमसे डायरेक्शन ऑफ डाइपोल पूछ लिया जाए, ठीक है, अगर इस क्वेश्चन में हमसे डायरेक्शन ऑफ डाइपोल पूछ लिया जाए तो दैट विल बी प्लस, डाइपोल की डायरेक्शन कहां से कहां होती है? प्लस से माइनस। यहां पूरी रिंग में प्लस डीलोकलाइज हो रहा है, यहां पूरी रिंग में माइनस। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल? लाइक दिस, प्लस टू माइनस। अब ऐसी ये रिंग है, हमने बोला कि ये रिंग कैसी है, ये कैसी है, 1 2 3 4 5 6। अगर ये बॉन्ड तोड़ दे, अगर इस इलेक्ट्रॉन को ले जाएं ऊपर, यानी कि पहले तो यही पूछा जाएगा कि बॉन्ड ऊपर जाएगा या बॉन्ड नीचे जाएगा। मतलब बोर्ड पे दिख रहा है, मतलब ये ए वाला पाथ फॉलो करेगा, बी मतलब इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा या नीचे। तो हम कहेंगे जिससे दोनों रिंग को स्टेबिलिटी मिले वो पाथ फॉलो होगा। तो अगर ए वाइज बॉन्ड टूटे, ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रॉन चला जाए ऊपर, तो ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज और नीचे आ गया पॉजिटिव। अब ऊपर वाली रिंग भी क्या हो गई? एरोमेटिक, और नीचे वाली रिंग भी क्या हो गई? एरोमेटिक। इस पे भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, इस पे भी। तो कई बार बॉन्ड ये अपने आप को एज अ सिंगल बॉन्ड रखते हैं और इनके डाइपोल की जो डायरेक्शन है वो प्लस से माइनस ऊपर की तरफ जाती है। तो दे आर पोलर कंपाउंड्स एक्चुअली, दिखने में नॉन पोलर होते हैं बट होते क्या है? पोलर, मींस वाटर सॉल्युबल, ठीक है। तो यहां पे वी कैन से कि डायरेक्शन ऑफ डाइपोल पूछा जा सकता है, या ये अपने आप को कैसे एग्जिस्ट रखेंगे वो पूछा जा सकता है, या कभी अगर इस पे इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल अटैक या चार्ज डेंसिटी पूछी जा सकती है। तो आपको पता होना चाहिए कौन से कार्बन पे चार्ज डेंसिटी ज्यादा है, कौन से कार्बन पे चार्ज डेंसिटी कम। अब सेम वे ये चेक करते हैं, अगर इस बॉन्ड को तोड़ दें, ऊपर प्लस नीचे माइनस, दोनों रिंग एरोमेटिक नहीं हो रही, तो ये कंपाउंड ऐसे ही रहने की कोशिश करेगा, क्योंकि एक जो एरोमेटिक से स्टेबल हो रहा है, दूसरा एंटी एरोमेटिक से महा अनस्टेबल हो रहा है।
तो कहेगा एक को बहुत खुश करेंगे और एक को रुलाएंगे, इससे अच्छा दोनों को खुश रखते, तो ये बॉन्ड तोड़ेगा ही नहीं। तो दिस रिंग इज नॉन एरोमेटिक, ये रिंग क्या होगी? नॉन एरोमेटिक। नाउ ये वाला क्वेश्चन होमवर्क दे दूं क्या अभी? ठीक है, ओके। वैसे मेरा मन कर रहा है इसको होमवर्क दे देता हूं आपको, कि आप बताओ कि इसमें क्या होगा। ठीक है, बॉन्ड किस तरफ टूटेगा, कमेंट करो, एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन। ठीक है, एंड डायरेक्शन ऑफ डाइपोल भी बताओ, ए और बी। ठीक है, अगर आप कमेंट सही करोगे तो मुझे लगेगा कि यस, जो भी हमने मोनोलॉग चल रहा था, कोशिश की कि आपके मन में जो भी डाउट्स हैं उनको कवर करें, तो वो थोड़ा सा मेरे को समझ आ जाएगा कि यस आप एक्चुअल में समझ रहे हैं। नेक्स्ट, दिस कंपाउंड, क्या लगता है कि इसको कैसे तोड़ना चाहिए? तो देखो यहाँ पे ऑक्सीजन के लोन पेयर हैं, अगर ये इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाए, अगर ये इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाए तो हमारे लिए अच्छा ये हो जाएगा, इधर आ जाएगा नेगेटिव विद अ लोन पेयर, इधर आ जाएगा पॉजिटिव। ये रिंग भी एरोमेटिक हो गई 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, और ये रिंग भी एरोमेटिक हो गई 6 पाई, मतलब दोनों खुश हैं इसमें। तो व्हाट यू कैन से, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल? डाइपोल का डायरेक्शन क्या होगा? लाइक दिस। तो अगर आपसे अब इस पे क्वेश्चन क्या आएगा कि सर ये जो आपने पढ़ा है इस पे क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन आएगा विच ऑफ द फॉलोइंग आर पोलर कंपाउंड्स, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉन पोलर कंपाउंड्स। अब देख के लग रहा है सभी कार्बन है, सभी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं है, तो पोलर कैसे होंगे? तो एरोमेटिसिटी डिसाइड्स पोलैरिटी आल्सो। ठीक है, तो क्वेश्चन इस पे बेस्ड कैसे पूछा जा सकता है? व्हाट आर पोलर कंपाउंड्स एंड व्हाट आर वाटर सॉल्युबल कंपाउंड्स। व्हाट आर पोलर, इनमें से बताओ कौन से पोलर कंपाउंड्स हैं, और नॉन वाटर सॉल्युबल कंपाउंड्स। तो देखो मार्केट में स्टैंडर्ड बुक्स जो हैं ऑर्गेनिक की, 3 ही स्टैंडर्ड बुक्स है मार्केट में। ठीक है, MS चौहान एंड हिमांशु पांडे एंड अक्षय चौधरी। तो आप ये तीनों बुक्स के क्वेश्चन ट्राई करिए एंड देखिए कि क्या कहते हैं, इसको पढ़ने के बाद क्या आप एरोमेटिसिटी पे बेस्ड सारे क्वेश्चन लगा सकते हैं, या किसी भी जगह के मॉड्यूल्स आप कर पा रहे हैं या नहीं। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, थैंक यू।